हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री इन रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, और इसमें हम बेसिक बातें पढ़ रहे हैं। और उन बेसिक बातों में हमारा टॉपिक चल रहा था रासायनिक संयोग के नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और उसमें हम 2 नियम पढ़ चुके हैं। और तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। तो इसे समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे इसमें होता क्या है, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर के और कई प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे मैं 2 या 2 से अधिक में एक नाइट्रोजन ले रहा हूं, एक ऑक्सीजन ले रहा हूं, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो वो कई तत्वों का, कई यौगिकों का, कई अणुओं का निर्माण करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर और कई प्रकार के यौगिक बनाते हैं, तो उन यौगिकों में जो एक तत्व है उसका निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करता है, और जिससे उनमें एक सरल अनुपात प्राप्त होता है। तो पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फिर ही समझ आएगा आपको। ये जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से कई यौगिक बना रहा हूं। पहला बना नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा बन जाएगा N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, तीसरा बन जाएगा डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, और चौथा बन जाएगा डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक हैं। तो इनमें देखिए 2 तत्व हैं, ठीक है ना, कि जब 2 तत्व आपस में मिलकर और एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उन यौगिकों में एक तत्व का जो द्रव्यमान है वो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करता है, तो उनमें एक सरल अनुपात प्राप्त होता है। देखिए जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से कई यौगिक बन गए। अब हम क्या करते हैं, इस पहले वाले और दूसरे और तीसरे और चौथे यौगिक में पहले हम नाइट्रोजन का द्रव्यमान लिख देते हैं। बताइए यहां नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है, तो मैं लिख देता हूं नाइट्रोजन का द्रव्यमान, नाइट्रोजन का द्रव्यमान। तो यहां नाइट्रोजन 1 है, द्रव्यमान 14 हो जाएगा। यहां नाइट्रोजन 2 है, तो एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 का तो 28 हो जाएगा, तो यहां 28 हो जाएगा। यहां भी 2 नाइट्रोजन, तो द्रव्यमान 28, यहां भी 2 नाइट्रोजन, तो द्रव्यमान 28। अब नाइट्रोजन का द्रव्यमान लिखने के बाद इसमें दूसरा परमाणु ऑक्सीजन है, तो हम लिख देते हैं ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान देखिए, यहां ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 लिख देता हूं। यहां ऑक्सीजन का देखिए, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहां तो 3 ऑक्सीजन है, तो फिर कितना हो जाएगा, 16 × 48। यहां 4 ऑक्सीजन है, तो फिर 16 × 64। यहां 5 ऑक्सीजन है, तो 16 × 5 80, ठीक है ना। इस प्रकार से ये ऑक्सीजन का द्रव्यमान हो गया। अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान है उनमें अनुपात निकाल लेते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं N और O, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात निकाले। तो ये 14 और ये 16, तो काट देते हैं, ठीक है ना। तो सरल अनुपात ये बन जाएगा आपके 7:8। कितना बन जाएगा, 7:8। इसमें कितना बन जाएगा आपके 7 × 28 और 12 × 48, 7:12 बन जाएगा। इसमें पहले वाले में 7:8, दूसरे वाले में नाइट्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 7:12, और तीसरे में भी हल कर लेते हैं, आपके 7 × 28 और 16 × 64, तो 7:16 बन जाएगा। और लास्ट वाले में आपके 7:20 और 20 बन जाए 80, 7:20 बन जाएगा।
अब देखिए ये नियम आपको अब समझ आ जाएगा कि जब दो तत्व आपस में मिलकर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व लिए मैंने, दो तत्व आपस में मिलकर और एक से अधिक यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। देखिए दो तत्व आपस में मिलकर जब एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान, जैसे नाइट्रोजन की बात करूं इसका द्रव्यमान, या फिर ऑक्सीजन की बात करूं तो इसका द्रव्यमान, तो एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व, एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करता है तो उनके द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात प्राप्त होता है। यानी कहने का अर्थ, एक जो तत्व है उसका द्रव्यमान तो स्थिर रहता है और दूसरा तत्व है उसके द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात प्राप्त होता है। जैसे नाइट्रोजन का तो 7 स्थिर है और ऑक्सीजन का देखिए 8, फिर 12, फिर 16 और फिर आपके 20 बन जाता है। फिर तो बताइए फिर एक सरल अनुपात प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो नियम दोबारा सुन लीजिए। जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उन यौगिकों में एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करता है तो उनके द्रव्यमानों के अनुपात में एक निश्चित अनुपात, एक सरल अनुपात प्राप्त होता है। एक निश्चित अनुपात, एक सरल अनुपात प्राप्त होता है जिसे गुणित अनुपात का नियम कहा जाता है। थोड़ा सा ये आप ध्यान में रखना। रासायनिक संयोग का अगला नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जिसे आप लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलते हो। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इस नियम को समझाने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे ये देखिए, एक प्रकार से एक त्रिभुज बनाता हूं मैं। इस पर यहां हाइड्रोजन लगा लेता हूं, यहां कार्बन और यहां ऑक्सीजन लगा लेता हूं। आपकी मर्जी है, वहां आप चाहो वहां वो परमाणु लगा लेना। मैंने इस प्रकार लगा दिया, आप इनका स्थान चेंज कर सकते हो। अब देखिए हाइड्रोजन और कार्बन सपोज कीजिए आपस में क्रिया करके CH4 बना रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन निश्चित द्रव्यमान में जब क्रिया करेंगे तो मेथेन बनता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब निश्चित द्रव्यमान में क्रिया करते हैं तो जल बनता है, और कार्बन और ऑक्सीजन जब निश्चित द्रव्यमान में क्रिया करते हैं तो CO2 बनती है। इस प्रकार से अब देखिए, अब हम पहले यूं करते हैं कि यहां CH कार्बन और हाइड्रोजन के बीच मेथेन बनी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बना, कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से CO2 गैस बनी। तो पहले मैं जैसे मेथेन को पहले लिख देता हूं जैसे CH4 यहां, और दूसरे अनुपात निकाल लेंगे H2O लिख देता हूं, अनुपात H2O, तीसरा अनुपात CO। ठीक है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है उसमें अनुपात ले लेते हैं। इसमें H और O है तो H और O के द्रव्यमान का अनुपात ले लेते हैं। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है तो कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात ले लेते हैं। अब देखिए इन अनुपातों को लिख देते हैं पहले एक बार, फिर समझ आ जाएगा। कार्बन का द्रव्यमान आप जानते हो 12 होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक तो 6 होता है, द्रव्यमान 12 होता है, वो हमने लिख दिया यहां पर। और हाइड्रोजन का द्रव्यमान आप जानते हो 1 होता है, लेकिन यहां तो 4 हाइड्रोजन लगे हैं। जब एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 तो 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, तो यहां 12 अनुपात 4 लिखते हैं। यहां देखिए हाइड्रोजन 2 है, यानी एक हाइड्रोजन का 1 होता है। यहां तो अपने यौगिक जो बना है उसमें 2 हाइड्रोजन है, तो यहां द्रव्यमान हाइड्रोजन का 2 आ जाएगा। अनुपात 1 ऑक्सीजन है तो उसका 16 होता है, 16 लिख देता हूं। अब कार्बन 1 ही है तो कार्बन का द्रव्यमान 12 लिख देता हूं। ऑक्सीजन अपने यौगिक में तो 2 है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 का 32 हो जाएगा। जब आप इनको सरल अनुपात में बांटोगे तो ये बन जाएगा 3 अनुपात 1, ये बन जाएगा 1 अनुपात 8, और ये बन जाएगा 3 अनुपात 8।
अब सुनिए गौर से, व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या होता है। जब दो भिन्न भिन्न तत्व, जैसे ये दो भिन्न भिन्न तत्व हैं, या फिर यूं बोल दूं ये दो भिन्न भिन्न तत्व, या फिर यूं बोल दूं ये दो भिन्न भिन्न तत्व हैं। जब दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व की एक निश्चित द्रव्यमान के साथ क्रिया करते हैं, जब दो भिन्न भिन्न तत्व, चाहे तो यूं ले लीजिए चाहे यूं ले लीजिए, जब दो भिन्न भिन्न तत्व तीसरे तत्व के साथ, या फिर दो भिन्न भिन्न तत्व तीसरे तत्व के साथ, या दो भिन्न भिन्न तत्व तीसरे तत्व के साथ। मेरा नियम गौर से सुनिए, वरना कंफ्यूज हो जाओगे मैं, क्योंकि ये नियम लगभग एक जैसे हैं, तो आप गौर से सुनिए। जब दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं, तो उनके द्रव्यमानों में, यानी इन दो तत्वों के इसके साथ संयोग करने से और तीनों के द्रव्यमानों में, जब दो तत्व, ठीक है ना, या दो भिन्न भिन्न तत्व, जब दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं, तो उन तीनों तत्व के द्रव्यमानों में एक निश्चित अनुपात प्राप्त होता है, और उन दो तत्वों के द्रव्यमानों में भी एक निश्चित अनुपात प्राप्त होता है। अब इस पर आ जाओ। जब दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं, तो उन तीनों तत्वों के द्रव्यमानों में एक निश्चित अनुपात प्राप्त होता है, और वो दो तत्व जो तीसरे के साथ संयुक्त हुए थे, वो दो तत्व उनके आपस के द्रव्यमानों में भी एक सरल अनुपात प्राप्त होता है। अब इधर से देखते हैं, जब दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं, तो उन तीनों तत्वों के द्रव्यमानों में एक निश्चित अनुपात प्राप्त होता है, और इसके साथ साथ उन दो तत्वों के आपस में भी, उन दो तत्वों के आपस में भी निश्चित द्रव्यमान प्राप्त होते हैं। उन दो तत्वमानों के आपस में भी निश्चित द्रव्यमान प्राप्त होते हैं। अब यूं कर लेते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाओ तो तीसरा ये बोल देना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओ तो तीसरा कार्बन बोल देना, और आपके हाइड्रोजन और कार्बन मिलाओ तो तीसरा ऑक्सीजन बोल देना। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनिए, कंफ्यूज करने वाला नियम है। कैसे? जब दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं, तो उन तीनों तत्वों के द्रव्यमानों में एक निश्चित अनुपात प्राप्त होता है, और वो दोनों तत्व हैं उनके द्रव्यमानों में भी एक निश्चित अनुपात प्राप्त होता है, जिसे व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहा जाता है। सुनिए, आपने हाइड्रोजन का संयोग कराया कार्बन से तो मीथेन बनी, और जब आपने हाइड्रोजन का संयोग कराया ऑक्सीजन से तो जल बना, और जब आपने ऑक्सीजन का संयोग कराया कार्बन से तो CO2 बनी। तो याद रखना, इनमें कोई दो तत्व जो आप ले रहे थे, तो दो तत्व का आप संयोग तीसरे के साथ करवा रहे थे, तो तीनों में भी एक निश्चित अनुपात प्राप्त हो रहा था, और वो जो दो तत्व आप लेकर तीसरे के साथ मिला रहे थे, उन दो तत्वों में भी एक निश्चित अनुपात प्राप्त हो रहा था। सपोज कीजिए आप हाइड्रोजन और कार्बन ले रहे थे, और हाइड्रोजन कार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ संयोग करवा रहे थे, तो हाइड्रोजन और कार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ संयोग करवा रहे थे, तो तीनों में निश्चित अनुपात प्राप्त हो रहा था। तो कार्बन और हाइड्रोजन में आपस में भी निश्चित अनुपात प्राप्त हो रहा था। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन 3:1। जैसे कार्बन यहाँ देखिए, इधर ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसमें भी एक निश्चित अनुपात, ठीक है ना, निश्चित अनुपात। इसी प्रकार आप देखिए हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, तो हाइड्रोजन यहाँ वाले का तो कार्बन यहाँ वाले का। कहने का अर्थ कि इस कार्बन का जितना है तो आपको कार्बन दूसरा है उसका उतना ही मिलेगा। आई बात समझ? जैसे इसमें हाइड्रोजन का जितना है तो कहीं आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है, उसका उतना ही मिलेगा। जैसे
इसमें ऑक्सीजन का 8 है तो आपको दूसरा कहीं ऑक्सीजन नजर आ रहा है तो उसका 8 ही मिलेगा। इस प्रकार से जैसे इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन का अनुपात 3 है तो कहीं अन्य यौगिक में कार्बन देखिए उसमें आपको कार्बन का अनुपात जितना यहां है उतना ही मिलेगा। यहां 3 है तो उसमें कार्बन है तो उसमें 3 मिलेगा। यहां हाइड्रोजन है तो किसी अन्य यौगिक में जो हाइड्रोजन है उसका अनुपात इस हाइड्रोजन के बराबर होगा। यहां हाइड्रोजन का अनुपात 1 है तो अन्य में हाइड्रोजन ये रहा तो इसका अनुपात भी 1 मिलेगा। यहां देखिए यहां ऑक्सीजन है, इसका अनुपात 8 है तो किसी अन्य में अगर ऑक्सीजन है तो उसका अनुपात आपको 8 ही मिलेगा। जैसे यहां 8 तो अन्य में ऑक्सीजन ये रहा तो उसका भी अनुपात 8। तो इससे हम बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जो कि आपको 1792 में रिचर ने दिया था। ये जो व्युत्क्रम अनुपात का नियम है जो आपके लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, ये 1792 में रिचर ने दिया था। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। रासायनिक संयोग का अगला नियम है गैलुसाक का संयुक्त आयतन नियम, गैलुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। यानी याद रखना ये गैलुसाक का जो नियम है ये गैसों पर लागू होता है। बाकी जो नियम है वो गैसों पर नहीं बल्कि ये गैसों पर लागू होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये गैसों पर लागू होता है। तो इस नियमानुसार समान ताप और दाब पर जब गैसें आपस में क्रिया करती हैं, इस नियमानुसार समान ताप और दाब पर जब गैसें आपस में क्रिया करती हैं तो प्राप्त होने वाले उत्पादों में उनके सरल अनुपात प्राप्त होते हैं। जब गैसें निश्चित ताप और दाब पर आपस में क्रिया करती हैं तो उनके जो उत्पाद बनते हैं उन उत्पादों में सरल अनुपात प्राप्त होता है। कैसे मैं बताता हूं आपको। जैसे H2 गैसीय अवस्था में लीजिए और O2 गैसीय अवस्था में लीजिए और दोनों के बीच क्रिया कराइए और आप देखोगे कि जल वाष्प बनेगी, गैस के रूप में वाष्प बनेगी, जल वाष्प। और अब इसे संतुलित कर देते हैं तो आप देखोगे 2 यहां और 2 यहां, तो अब ये संतुलित हो गई। संतुलित यानी 4 हाइड्रोजन तो इधर भी 4 हाइड्रोजन, यहां 2 ऑक्सीजन तो यहां 2 ऑक्सीजन, तो संतुलित हो गई। अब देखिए यहां 2 आयतन कौन? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 2 आयतन हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन का 1 आयतन है। ऑक्सीजन आप देख रहे हो इसके आगे यहां 1 लगा है तो ऑक्सीजन का 1 आयतन है, यहां 2 लगा है तो 2 आयतन है। और जल वाष्प में भी 2 आयतन है, जल वाष्प भी 2 आयतन में बनती है। तो समान ताप और दाब पर जब इन गैसों ने आपस में क्रिया की, इन गैसों ने आपस में क्रिया की तो उनका जो उत्पाद बना उस उत्पाद में भी इन्हीं का सरल अनुपात प्राप्त हुआ। जैसे यहां 2 आयतन एक अनुपात आया तो 2 आयतन अनुपात यहां भी आ रहा है। तो समान ताप और दाब पर जब गैसें आपस में क्रिया करती हैं तो उनके प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं उनमें सरल अनुपात प्राप्त होता है। सामान्य सी बात आपको ध्यान रखना।